जय हिंद भाई, होमगार्ड भाई और बहनों, बहुत बहुत स्वागत है इस नए वीडियो में। और आज की वीडियो जो है ना, ये हो सकता है आज आप ये लास्ट वीडियो देख के कल एग्जाम देने जा रहे हो, है ना। हो सकता है ना, जो लोग सही में पढ़ रहे होंगे, जिनको सच में नौकरी की चाहत है ना, उनकी यार दिल की धड़कन पता है धक 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 कर रहा होगा। जो सच में सीरियस हैं और जो इसको जस्ट एक किस्मत का खेल समझ के दे रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो आप डिसाइड कर लो, अगर धक धक है आपके अंदर, इसका मतलब भाई आप सही रास्ते पे हो, आप कुछ करने वाले हो जीवन में। ठीक है, और एक चीज़ बताऊं आपको, चलो आज एक चीज़ बताता हूं, उसके बाद वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब तक आप कुछ बन नहीं जाओगे ना, आपके खुद के माँ बाप आपकी इज्जत नहीं करेंगे। खुद के माँ बाप, हाँ सही सुन रहे हो, खुद के माँ बाप। ठीक है, तो छोड़ो यार ये सब बातें और स्टार्ट करते हैं हम लोग आज वीडियो। टोटल 100 सवाल करेंगे और ये सवाल जो करा रहा हूँ ना, 100 सवाल, इसको देख के जरूर जाना पूरा, अभी आज लास्ट तक जरूर देखना है। ओके, आज छोड़ के नहीं जाना है, आज पूरे 100 के 100 देख के जाओ, क्योंकि इसके बाद होमगार्ड की तैयारी करने का पूरे आपके जीवन में अवसर दोबारा नहीं मिलने वाला है। तो पूरा देख के जाओ, उसके बाद लास्ट तक बताना कि आपको सवाल कैसे लगे। एक से एक जोरदार सवाल है, क्योंकि मुझे पता है कुछ लोग यही वीडियो देख के ना एग्जाम देने चले जाएंगे। तो आ जाओ पहले सवाल पे। पहला सवाल बोलता है कि उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक स्थल को छोटा इमामबाड़ा के नाम से जाना जाता है और इसका निर्माण किसने करवाया था। मतलब छोटा इमामबाड़ा किसको बोलते हैं और इसका निर्माण किसने कराया था, हमारा सवाल यही पूछ रहा है। तो छोटा इमामबाड़ा बोलते हैं हुसैनाबाद इमामबाड़ा को। ठीक है, हुसैनाबाद इमामबाड़ा को छोटा इमामबाड़ा बोलते हैं और इसका निर्माण कराया था मोहम्मद अली शाह ने। किसने कराया था? मोहम्मद अली शाह। स्टार लगा लेना, अच्छा सवाल है। ठीक है, आगे आओ सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड बोल रहा कि अमरावती कला जो है, अमरावती कला जो है, ये शैली का विकास किस वंश के शासनकाल में हुआ था। अमरावती कला शैली का विकास जो है, ये किस शासनकाल के हुआ था। ठीक है, तो ये जो शासनकाल है, इसका नाम याद कर लो, सतवाहन वंश। सतवाहन वंश के जो लोग हैं, सतवाहन वंश के जो राजा थे, उनके समय में ये अमरावती कली शैला का विकास हुआ था। ठीक है, कला शैली। थर्ड क्वेश्चन पे आओ। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में ओबरा ताप विद्युत केंद्र स्थित है, जिसे रूस के सहयोग से बनाया गया। सोनभद्र। ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, तुरंत आंसर पढ़ के, क्वेश्चन पढ़ के, थोड़ा सा जहां समझाना पड़ेगा समझा के बवाल खत्म। फोर्थ पे आओ। फोर्थ बोल रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ग्राम सभा का प्रावधान किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ग्राम सभा का प्रावधान किया गया है। तो ये किया गया अनुच्छेद 243 ए, अनुच्छेद 243 ए। ठीक है, अनुच्छेद 243 ए के तहत ग्राम सभा का प्रावधान दिया गया संविधान में। पांचवें सवाल पे आओ। पांचवा सवाल हमारा बोल रहा है कि मदन मोहन मालवीय ने 1916 में, मदन मोहन मालवीय ने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके सहयोग से की थी। तो मदन मोहन मालवीय ने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना की है, वो एनी बेसेंट के सहयोग से किया था। किसके? एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर बी, एनी बेसेंट। ठीक है, फिफ्थ का ऑप्शन नंबर बी। सिक्स्थ क्वेश्चन पे आओ। सिक्स्थ क्वेश्चन बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश की नई जनसंख्या नीति 2021-2030 का मुख्य लक्ष्य प्रजनन दर को कितना तक लाना है। अभी प्रजनन दर 2.7 है। ठीक है, इसको 2.1 तक लाने का लक्ष्य रखा गया है नई जनसंख्या नीति 2021-30 का। ठीक है, 2.1। ये सवाल जरूर याद कर लो ना, एग्जाम में आने के चांसेस इसके बहुत ज्यादा हैं। ओके, आ जाओ सातवें सवाल पे। सातवां सवाल बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ स्थित है। प्रशासनिक मुख्यालय बोल रहा है, प्रशासनिक। तो उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद का जो प्रशासनिक मुख्यालय है, वो तो अभी भी प्रयागराज ही है। ठीक है, प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ है? प्रयागराज में ही है। तो ऑप्शन नंबर ए। एट्थ पे आ जाओ। एट्थ क्या बोल रहा है कि भारतीय संविधान में विधि का शासन, भारतीय संविधान में विधि का शासन का विचार जो है, ये किस देश से लिया गया। ये उसी देश से लिया गया जिसने हमने गुलाम बनाया था, इंग्लैंड से। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम से। यूनाइटेड किंगडम से भारतीय संविधान में विधि का शासन का विचार लिया गया है। नाइन्थ क्वेश्चन पर आओ। नाइन्थ क्वेश्चन बोल रहा है कि दादरी गौतम बुद्ध नगर की तापीय परियोजना का संचालन किसके द्वारा किया जाता है। दादरी, ये गौतम बुद्ध नगर जो है, यहाँ पे जो तापीय परियोजना है, इसका संचालन कौन करता है? तो एनटीपीसी। कौन करता है? एनटीपीसी। नाइन्थ का ऑप्शन नंबर ए, एनटीपीसी। ठीक है, टेंथ क्वेश्चन पे आओ। टेंथ क्वेश्चन बोला कि बौद्ध काल के दौरान उत्तर प्रदेश में कुल कितने महाजनपद स्थित थे। बौद्ध काल के दौरान उत्तर प्रदेश में कुल कितने महाजनपद थे। केवल यूपी में कितने महाजनपद थे? तो टोटल 8 महाजनपद थे। कितने? 8। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बौद्ध काल में जो यूपी है अपना, यहाँ पे टोटल कितने महाजनपद थे? 8 थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये वाला सवाल। 11 नंबर सवाल बोल रहा है कि कंप्यूटर साक्षरता के संदर्भ में 1 टेराबाइट में कितने गीगाबाइट होते हैं। गीगाबाइट यानी जीबी, टेराबाइट यानी टीबी। तो टीबी जो होता है ये जीबी से बड़ा होता है, तो एक टीबी में 1024 जीबी होता है। ठीक है, एक टीबी में 1024 जीबी होता है। इसको अच्छे से थोड़ा सा याद कर लेना, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है। 12 नंबर सवाल बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश में सुरहाताल पक्षी विहार किस जिले में है। तो सुरहाताल पक्षी विहार कहाँ पड़ता है आपका? सुरहाताल पक्षी विहार हमारा कहाँ पड़ेगा? बलिया जिले में। ठीक है, और बलिया की बिंदी ओडी ओपी में आई हुई है, तो इसका सवाल भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनता है, याद रखना। 13 नंबर सवाल पे आओ। 13 नंबर सवाल बोला कि हड़प्पा सभ्यता का स्थल हुलास उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का स्थल जो हुलास है, ये यूपी के किस जिले में स्थित है। तो ये हमारे सहारनपुर में पड़ता है। हड़प्पा सभ्यता का हमारे सहारनपुर तक
फैला हुआ है। ठीक है, हमारे सहारनपुर तक हड़प्पा सभ्यता फैली हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता का जो प्रमुख स्थल था हुलास, हुलास ये कहाँ पड़ता है? हमारे सहारनपुर में। ठीक है, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप आज पहली बार आए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके एक छोटे से लाइक सब्सक्राइब से बहुत ज़्यादा उत्साह मिलता है एक नई वीडियो बनाने का। और शाम तक एक और 100 सवाल की वीडियो लाने का सोच रहा हूँ। अगर आप लोग लाइक सब्सक्राइब करके इस वीडियो में सपोर्ट करते हैं तो डेफिनेटली वो वीडियो लाऊंगा। ठीक है, 14 नंबर सवाल पे आओ। 14 नंबर सवाल हमारा क्या बोलता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत समान नागरिक संहिता का वर्णन किस अनुच्छेद में है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत समान नागरिक संहिता का वर्णन जो है ये किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर 44। ठीक है, याद है ये वाला सवाल मैंने कराया था, बस यहाँ पे वर्डिंग थोड़ा सा बदला है, शब्द थोड़े से हेर फेर हुए हैं। एग्जाम में भी यही होता है, शब्द बहरूपिया बन के आते हैं, सवाल बहरूपिया बन के आएगा, आंसर आपको पता रहेगा, बस ढूंढना आना चाहिए। अब देखो सिंपल, समान नागरिक संहिता का वर्णन जो है ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44। अब यहाँ लिख दिया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत, बात तो वही हुई ना, है ना। 15 पे आओ। 15 बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सालय विज्ञान विश्वविद्यालय स्थित है? अब देखो, कृष्ण भगवान गायों से ज्यादा कहाँ खेलते थे? मथुरा वृंदावन में। अब बस मथुरा। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या बोल रहा है कि विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B9 का जो रासायनिक नाम है याद कर लो, फॉलिक एसिड। क्या बोलते हैं? फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड विटामिन B9 का रासायनिक नाम। 17 नंबर पे आओ, बोलो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये आपका पड़ता है चंदौली में। ठीक है, चंदौली जिला में पड़ता है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना अच्छे से याद कर लो एक बार, 19 नंबर का स्थापना याद कर लेना, इसका पड़ता है 1972 में। ठीक है, 17 का ऑप्शन नंबर ना गलत बोल दिया ना, 1957। क्या कर रहे हो, मैं जो बोलूंगा वही करोगे। 1757। ठीक है, अब इसको याद करने का ट्रिक देख लो। 1857 में क्रांति हुई थी, उसके जस्ट 100 साल बाद चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य की नींव रखी गई। ठीक है, थोड़ा सा एक बार सोचो, मैं जो ऑप्शन कर रहा हूँ सिर्फ उस पर ध्यान मत दो। 18 नंबर सवाल क्या बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर किस लोक गायन शैली के प्रसिद्ध है? मिर्जापुर में क्या चलता है? आला चलता है क्या? आला। आला बुंदेलखंड का है सर जी, क्या कर रहे हो? मिर्जापुर में कजरी चलता है। क्या चलता है? कजरी। और ये कब गाया जाता है? वर्षा ऋतु में। आगे आओ 19 नंबर पे। 19 नंबर बोल रहा है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है? तो 10वीं अनुसूची। सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? एक बार दिमाग पे जोर डालो, 10वीं अनुसूची दल बदल कानून सही है। ठीक है, 20 नंबर पे आओ। 20 नंबर सवाल बोल रहा है कि जो कर्क रेखा है ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है और ये क्या यूपी से गुजरती है? देखो 8 राज्यों से गुजरती है, यानी कि ये दो तो कट गए। ठीक है, अब यूपी से गुजरती है कि नहीं जरा ये सोचो। अब ये भारत का नक्शा ऐसा है, कर्क रेखा ऐसे गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा लगभग ऐसे गुजरती है, तो यूपी से कोई लेना देना है ही नहीं, कर्क रेखा का यूपी से कोई लेना देना नहीं है। तो 20 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, 8 राज्य से गुजरती है लेकिन यूपी से नहीं गुजरती। ठीक है, और अगर आप लोग अभी भी एग्जाम का एक बार प्रैक्टिस करना चाहते हो कि एग्जाम किस लेवल तक जा सकता है, कैसे सवाल आ सकते हैं एग्जाम में, तो ट्राई करो ये 5 मॉडल पेपर मेरे खुद के बनाए हुए, जिसका कॉस्ट है सिर्फ और सिर्फ 19 रुपये। ठीक है, और अभी अगर जिसका एग्जाम 26 को है या 27 को है या 25 को भी है, 5 मॉडल पेपर लगाने में कोई टाइम नहीं लगता ज़्यादा। ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 क्या बोल रहा है कि सोनभद्र जिले की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? सोनभद्र जिले की जो सीमा है ये 4 राज्यों को स्पर्श करती है। कितने? 4 राज्यों को। 4 राज्यों को सोनभद्र जिले की सीमा स्पर्श करती है। 22 पे आओ, बोला इबादत खाना का निर्माण अकबर ने कहाँ करवाया था? इबादत खाना यानी कि भगवान की पूजा करने वाला स्थान, नमाज करना या पूजा करना जो भी करना, वो फतेहपुर सीकरी में कराया था। कहाँ पे कराया था? फतेहपुर सीकरी। 23 पे आओ। 23 बोल रहा है उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो है ये कहाँ स्थित है? तो यूपी में बायोटेक्नोलॉजी पार्क आपका लखनऊ में पड़ेगा। कहाँ पे? लखनऊ। आगे आ जाओ 24 पे। 24 बोल रहा है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 उत्तर प्रदेश के किन 2 शहरों को जोड़ती है, किन 2 स्थानों को जोड़ती है? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है ये यूपी के किन 2 स्थानों को जोड़ती है? तो यूपी के 2 स्थान को जोड़ती है। एक तो आपके कहाँ से निकलते हैं, ये निकलती कहाँ से, एक बार ये सोचो थोड़ा सा, निकलती तो प्रयागराज से। ठीक है, तो प्रयागराज जो बनारस को जोड़ती है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ऐसा कुछ है नहीं, तो प्रयागराज से हल्दिया। हल्दिया यूपी में नहीं है मेरे भाई, हल्दिया कहाँ पड़ता है? बंगाल में पड़ता है। ठीक है, तो यूपी के किन 2 स्थानों को जोड़ती है, ये गलत हो गया। भारत के किन 2 स्थानों को जोड़ती है, ये होगा। तो प्रयागराज से हल्दिया। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, राष्ट्रीय जलमार्ग। ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग। 25 पे आओ। 25 बोल रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? भाई साहब क्या बताऊं, ये वाला सवाल बहुत रिपीट हुआ है, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा ही रिपीट हुआ है। कोई भी एग्जाम होगा ना, ग्रुप डी ग्रुप सी लेवल का, ऐसे सवाल आ जाते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पथ निरपेक्ष शब्द जो है ये 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। कौन सा संशोधन? 42वां। ऑप्शन नंबर बी। 25 का ऑप्शन नंबर बी। 26 पे आओ। 26 बोल रहा है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका खुर्जा बुलंदशहर। खुर्जा एक जगह है बुलंदशहर में, वो चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 26 का ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म यूपी के किस जिले में हुआ था। क्या गजब सवाल है, ये गजब सवाल है भाई, सच में गजब सवाल है। घोल के पी जाओ इस सवाल को कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो थे इनका नाम था पार्श्वनाथ। तो ये स्वामी पार्श्वनाथ का जन्म जो है ये यूपी में कहाँ हुआ था, तो बनारस में हुआ था। कहाँ पे, बनारस में। एक सवाल और आता है कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था, तो वो भी बनारस में हुआ था। ठीक है, आओ 28 नंबर सवाल पे। 28 नंबर सवाल बोल रहा है कि नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी। नाबार्ड का मतलब है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना जो है ये किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी, तो छठी। कौन सी, छठी। छठी की पांचवी, एक बार सोचो, छठी की पांचवी, सोचो 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 एक बार, छठी हुई थी। ठीक है, हर बार गलत थोड़ी बताऊंगा। आगे आओ, उत्तर प्रदेश के किस जिले में बखिरा पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में बखिरा पक्षी अभ्यारण्य स्थित है, तो ऑप्शन देख लो, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, महाराजगंज, बस्ती। मेरे ख्याल से बस्ती है, आपके ख्याल से क्या होना चाहिए, आपके ख्याल से क्या होना चाहिए, बस्ती ही है। गलत बोल रहे हो, संत कबीर नगर। ठीक है, एग्जाम में सवाल ऐसे ही कंफ्यूज करता है, दिल बोलेगा संत कबीर नगर लेकिन दिमाग बोल देगा ना 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 ना, एक बार बस्ती करके देख लेते हैं कौन सा नेगेटिव मार्किंग हो रही है। लेकिन कभी कभी दिल और दिमाग दोनों का मैच करके संत कबीर नगर कर देना। 30 पे आओ। 30 बोल रहा है कि भारत की पहली जनगणना 1872 में किसके शासनकाल में हुई थी। तो भारत की जो पहली जनगणना है ना वो कराई थी लॉर्ड मेयो ने। किसने कराई थी, लॉर्ड मेयो। इनका मन हुआ कि एक बार हम लोग जनगणना करवा लेते हैं 1872 में। 31 पे आओ। 31 बोल रहा है उत्तर प्रदेश विधानसभा में आरक्षित सीटों की कुल संख्या कितनी है। यूपी विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है, तो 86 सीटें। कितनी सीटें, 86। ऑप्शन नंबर बी। 32 पे आओ। 32 बोल रहा कि पीतल के सामान के लिए मुरादाबाद प्रसिद्ध है। ठीक है, सब जानता है, लेकिन पीतल की मूर्तियों के लिए कौन प्रसिद्ध है। पीतल के बर्तन तो मुरादाबाद के हैं, लेकिन पीतल की मूर्तियां जो हैं ये कहाँ की हैं, तो आगरा में भी है, अलीगढ़ में भी है, मथुरा में भी है, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऊपर के सभी। ठीक है, ऊपर के सभी, ऑप्शन नंबर डी। 33 नंबर सवाल हमारा क्या बोल रहा है कि अनुच्छेद 324 का संबंध किससे है। अनुच्छेद 324 का संबंध किससे है, तो अनुच्छेद 324 का संबंध है निर्वाचन आयोग से। किससे, निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन। ठीक है, निर्वाचन आयोग। 34 पे आओ। 34 बोल रहा है उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा के रूप में कब स्वीकारा गया, तो वो स्वीकारा गया 1989 में। 1989 में उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा उर्दू भी बनी है। 35 नंबर पे आओ। बोला गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना किसके अनुरोध पर की थी। तो देखो जो गुलबदन बेगम है ना, इनका भतीजा था अकबर। अकबर का मन हुआ यार पापा के बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो उसने बोला अपनी बुआ को कि बुआ थोड़ा सा पापा के बारे में लिखो ना, आप जान पहचान के हो। तो गुलबदन बेगम जो थी वो अकबर की बुआ थी एक तरीके से, अकबर उनका भतीजा था, तो उन्होंने हुमायूंनामा लिखा है। ठीक है, हुमायूं कौन था, अकबर का पापा। 36 पे आओ। 36 नंबर बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र पागिया, पागिया यानी पगड़ी और दरी के लिए प्रसिद्ध है। तो दरी के लिए प्रसिद्ध तो भदोही है हमारा, लेकिन अगर पगड़ी और दरी दोनों की बात एक साथ आ गई तो सीतापुर पड़ता है। कौन पड़ता है, सीतापुर। 36 का डी। 37 नंबर पे आओ। बोला रेड ब्लड सेल, नहीं, व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स यानी श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है, तो व्हाइट ब्लड सेल्स जो होती है ना वो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का कार्य करती हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का कार्य करती है। जैसे होली पे कुछ लोग सफेद पहन कर नहीं निकल जाते कि कोई भी रंग पड़ेगा सफेद पे अच्छा ही लगेगा, है ना। तो उसी तरह ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं ना, इनका काम है कि भाई रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाओ कि बीमारी जल्दी ना होने पाए। समझ गए। 38 पे आओ। 38 बोल रहा है उत्तर प्रदेश दिवस जो है ये पहली बार कब मनाया गया। उत्तर प्रदेश दिवस पहली बार 2018 में मनाया गया। कब मनाया गया, 2018, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हाँ सच में 2018। 39 नंबर बोल रहा है कि अनुच्छेद 108 के तहत संसद की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। संसद की संयुक्त बैठक कौन बुलाएगा, 39 का आंसर दोगे, राष्ट्रपति बुलाएगा। कौन बुलाएगा, राष्ट्रपति। अनुच्छेद 108 के तहत संसद की संयुक्त बैठक कौन बुलाएगा, राष्ट्रपति। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, एक एक सवाल इंपॉर्टेंट है यार, एक एक सवाल, एक भी छोड़ के जा नहीं सकते आप। ठीक है, अगर जा रहे हो तो फिर क्या बोले, इसका मतलब आप टाइम पास कर रहे हो, किस्मत आजमा रहे हो। 40 नंबर सवाल बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश में लायन सफारी पार्क कहाँ स्थित है, तो पड़ता हमारा कहाँ पे, इटावा में। इटावा में लायन सफारी पार्क जो है ये पड़ता है। ठीक है, 41 पे आओ। बोला मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय जो है ये यूपी में कहाँ स्थित है, तो यूपी में लखनऊ में पड़ता है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ है, लखनऊ में। 42 पे आओ। बोला भारत में स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। भारत में स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है 1882 का रिपन प्रस्ताव। 1882 का रिपन प्रस्ताव को भारत में स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 43 पे आ जाओ। बोला उत्तर प्रदेश के किस जिले को बांस की खेती और बांस उत्पादन के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो बांस की खेती तो बांस बरेली हो गई एक तो, लेकिन पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, इन सब जगहों पे भी होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी। सिर्फ बरेली देख के टिक मार के काम मत खत्म करो, कभी कभी देखना पड़ता है नीचे वाले ऑप्शन भी। कंप्यूटर भाषा में HTML का पूर्ण रूप क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एक तरीके का कोडिंग लैंग्वेज है, वेबसाइट वगैरह बनाने में यूज होता है। अब तो AI वेबसाइट बनाने लग गया है, तो ये सब लोग जो सीख लिए हैं उनका करियर थोड़ा अंधकार में है।
ठीक है। 45 पे आओ, बोला रेणुकूट जो कि सोनभद्र में हिंडोल्को की स्थापना का मुख्य कारण क्या था। रेणुकूट जो कि सोनभद्र में पड़ता है, वहाँ पे हिंडोल्को का स्थापना का मुख्य कारण क्या था, तो वो था शक्ति की प्रचुरता, यानी बिजली की प्रचुरता बढ़ाने के लिए हिंडल्को को स्थापित किया गया रेणुकूट में, ठीक है। 46 पे आओ, बोला अशोक चक्र पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। क्या गजब लेवल का सवाल है ये, क्या गजब लेवल का सवाल है। ओए होए 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 ऐसे करते हैं ना फूड ब्लॉगर जो कहते हैं भैया कि बताओ कितने का दे रहे हो फुल्की, तो बोलेगा 10 रुपये का। ओए होए होए 10 रुपये में पानी भी मिलेगा। अच्छा अच्छा, हमको पता ही नहीं था कि फुल्की में पानी भी आता है। तो अशोक चक्र पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो इनका नाम है नीरजा भनोट, ठीक है, नीरजा भनोट। बहुत अच्छा सवाल है। 47 पे आओ, बोला राज्यसभा के सदस्य का चुनाव कौन करता है। राज्यसभा के सदस्य का चुनाव कौन करता है, तो राज्यसभा सदस्य का चुनाव करते हैं विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं ना, यही राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। स्टार लगा लो, आगे आओ। 48 पे, बोला उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर हथकरघा यानी हैंडलूम उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर हथकरघा उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है, तो ये अपना कौन सा शहर है, ये अपना कौन सा शहर है, बनारस। कहाँ पे, बनारस। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर हथकरघा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, बनारस। 49 पे आओ, 49 बोल रहे हैं कि दुधवा टाइगर रिजर्व किस जिले में है, लखीमपुर खीरी। सिंपल सा आंसर, दुधवा नाम सुनते ही लखीमपुर खीरी आपके दिल और दिमाग में आ जाना चाहिए। 50 पे आओ, 50 बोल रहे हैं वंदे मातरम का पहली बार राजनीतिक अवसर पर कब गायन हुआ था। वंदे मातरम का पहली बार राजनीतिक अवसर पर गायन कब हुआ था, तो ये गाया गया था किसमें गाया गया था, ये सबसे पहली बार गाया गया था 1896 कांग्रेस अधिवेशन, 1896 कांग्रेस अधिवेशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। 51 पे आओ, 51 नंबर सवाल बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में पार्वती आरगा पक्षी विहार स्थित है। ये गोंडा जिले में, कहाँ पड़ता है, गोंडा जिला, ठीक है। पार्वती आरगा पक्षी विहार कहाँ है, गोंडा। देखते ही सवाल उड़ाओ। 52 नंबर सवाल बोल रहे हैं अनुच्छेद 360। अब देखो 370 कश्मीर वाला मैटर था, उससे 10 कदम यानी 10 पहले 360 ये वित्तीय आपातकाल का होता है। किसका, वित्तीय आपातकाल, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यही सब ट्रिक एग्जाम में याद आती है जब आप लोग क्वेश्चन करने बैठोगे, ठीक है। और अभी आपको ऐसा लगेगा कि कुछ नहीं पढ़ा है, जब एग्जाम में बैठोगे ना, जब आंसर क्वेश्चन पढ़ोगे तो आंसर अपने आप खटाखट आएगा, अगर सच में पढ़ रखा है थोड़ा बहुत भी। उत्तर प्रदेश में सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। उत्तर प्रदेश में सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय जो है ये कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है मेरठ में। कहाँ पे, मेरठ। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 54 पे आओ, बोला कांच की बालू ग्लास सैंड उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रचुरता में पाई जाती है। प्रयागराज में शंकरगढ़ नाम की जगह है, वहाँ पे कांच की बालू जो है वो प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। 55 पे आओ, बोला भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में समांतर सरकार की स्थापना किसने की थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में समांतर सरकार की स्थापना किसने की थी, इनका नाम था, क्या नाम था, चित्तू पांडे। क्या नाम था, चित्तू पांडे ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय बलिया में समांतर सरकार की स्थापना की थी। 56 पे आ जाओ, बोला एग मार्क का संबंध किससे, तो एग मार्क का जो संबंध है ना वो है गुणवत्ता से। किससे, गुणवत्ता से संबंध है एग मार्क का, ठीक है। 57 पे आओ, बोला उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चमड़ा उद्योग के लिए कानपुर के बाद दूसरे स्थान पर आता है, तो कानपुर के बाद आगरा आता है, ठीक है। कानपुर सबसे नंबर 1 है लेदर सिटी, सेकंड नंबर पे आगरा है, ओके। 58 पे आओ, अनुच्छेद 51A के तहत वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। अनुच्छेद 51A के तहत वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो अनुच्छेद 51A के तहत जो वर्तमान में मौलिक कर्तव्य हैं टोटल कितने, 11 है क्या, 58 का आंसर दो जल्दी से, 58 का आंसर दो 11, हाँ 11 ही है, ठीक है। 10 लग रहा था क्या, 11 है, ठीक है। संपत्ति का अधिकार नहीं है अभी, नहीं तो 12 होता, ठीक है। तो अभी हो गए 11 आपके, ठीक है। लाइक वाइक कर दिया करो यार, लाइक वाइक कर दिया करो, छोटी सी बात है ये सब तो, ठीक है। होशियार हो आप लोग, थोड़ा सा शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ। आज आखिरी दिन है, आज तो शेयर कर दो, कम से कम आखिरी दिन जाते जाते कुछ बढ़िया सा पढ़ लें, ठीक है, कि कंपटीशन नहीं बढ़ाना। 59 नंबर सवाल बोल रहा है कि गोमती नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के किस जिले से होता है, तो गोमती नदी का उद्गम होता है फुलहर झील से। कहाँ से, फुलहर झील, और ये पड़ती कहाँ है, पीलीभीत में। झील का नाम भी याद रखना, फुलहर झील, क्या नाम है, फुलहर झील, गोमती नदी। ये पीडीएफ जो है ना टेलीग्राम पे मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके अभी ज्वाइन कर लो। 60 नंबर सवाल बोल रहा है कि ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है, तो वो है डॉप्सन। क्या है, डॉप्सन जो है इसी में ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है, ठीक है। 61 पे आओ, बोला उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान जो है ये स्थित है, तो ये आपका 61 का क्या होगा, 61 का होगा कानपुर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 62 पे आओ, सैयद सालार मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ लगता है, तो सैयद सालार मेला जो लगता है ये बहराइच में लगता है, ठीक है, बहराइच में। 63 पे आओ, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है। लोकसभा अध्यक्ष जो है अगर उसे अपना त्यागपत्र देना है तो वो किसे देंगे, तो लोकसभा उपाध्यक्ष को, ठीक है, लोकसभा उपाध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी। 64 पे आओ,
बोला उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक चिन्ह मछली कि धनुष बाण? धनुष बाण नहीं है, बाण नहीं है, सिर्फ धनुष है। ठीक है, धनुष बाण है बट मछली ज्यादा सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी मछली। दो मछलियां विशेष करके याद रखना। ठीक है, 65 नंबर बोल रहा है कि काला नमक चावल उत्तर प्रदेश के किस जिले का एक जिला एक उत्पाद है? तो ये है कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर, कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 66 पे आओ, बोला कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किस वर्ष की थी? कोशिका की जो खोज है ये रॉबर्ट हुक ने कौन से साल की थी? तो ये की थी 1665 में। 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। ये सवाल 3 तरीके से बनेगा कि बताओ कोशिका की खोज कब हुई थी? तो आंसर है 1665। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने किस चीज की खोज की थी? तब आप बताओगे कोशिका का। 3 तरीके से सवाल बन सकता है, सेम सवाल। 67 नंबर बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? विधान परिषद बोल रहा है, विधान परिषद। तो उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्यों की संख्या 100 नंबर के बराबर है। कितने बराबर? 100, ऑप्शन नंबर डी। 68 पे आओ, बोला उत्तर प्रदेश नहीं ना 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 उत्तर प्रदेश नहीं, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म अब भारत के किस राज्य में स्थित है? विश्व का सबसे लंबा जो रेलवे प्लेटफॉर्म है अब भारत के किस राज्य में? गोरखपुर लग रहा है क्या? गलत आंसर हो जाएगा, कर्नाटक का हुबली है। क्या है? कर्नाटक का हुबली, ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक का हुबली। ठीक है, 69 पे आओ। 69 बोल रहा है अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन कौन करता है? वित्त आयोग का गठन कौन करता है? वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तुरंत आंसर दो, तुरंत तुरंत तुरंत। 69 का राष्ट्रपति करता है। आपको क्या लगा? योजना आयोग? गलत आंसर है। ठीक है, वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। 70 पे आओ। 70 बोल रहा है रिहंद बांध परियोजना उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? रिहंद बांध परियोजना जो है ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो रिहंद बांध परियोजना जो पड़ती है ये कहाँ पड़ रही है? 70 का आंसर दोगे? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आ जाएगा, सोनभद्र। ठीक है, सोनभद्र। 71 पे आओ, मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष मनाते हैं 10 दिसंबर को। ये वाला सवाल बहुत रिपीट हो रहा है यार, बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है, इसको हल्के मत लो। 72 पे आ जाओ, बोला उत्तर प्रदेश का उत्तर दक्षिण विस्तार लगभग कितना है? जैसे देखो उत्तर प्रदेश ऐसे करके ना, ऐसे 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 करके है, ऐसे करके यहाँ पे, तो ये उत्तर से दक्षिण, ये उत्तर से दक्षिण का चौड़ाई लगभग कितना है? तो ये लगभग 240 किलोमीटर। कितना है? 240 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण का विस्तार लगभग कितना है? 240 किलोमीटर। ठीक है, 73 पे आओ। 73 बोला सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सम्राट अशोक ने। सम्राट अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया था, बिल्कुल सही आंसर है। 74 क्या बोला कि कंप्यूटर में बिट किसका संक्षिप्त रूप है? कंप्यूटर में जो बिट है ये किसका संक्षिप्त रूप है? तो ये बाइनरी डिजिट का। किसका है? बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट क्या होता है? 0 और 1। जो लोग कंप्यूटर पढ़े हैं उनको थोड़ा सा आइडिया होगा, नहीं पढ़े तो सिर्फ इतना याद रख लो, 2 अंकों को, एक 0 को और 1 को बाइनरी डिजिट बोलते हैं और उसी को शॉर्टकट में बिट बोलते हैं। ठीक है, 75 पे आओ। 75 बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र नरोरा जो है ये किस नदी के तट पे है? उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र जो नरोरा है ये किस नदी के तट पर है? तो नरोरा जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है ये पड़ता है गंगा नदी के किनारे। 75 का ऑप्शन नंबर बी, गंगा के किनारे। 76 आओ। 76 बोल रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई? बहुत बार रिपीट हो रहा है ये सवाल, समझ रहे हो ना? देख रहे हो विनोद, बहुत बार सवाल रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान में हुई है सबसे पहली बार। 77 बोल रहा है, ये वाला भी सवाल भी रिपीट हो रहा है कि आमिर खुसरो का जन्म पटियाली गांव कासगंज में हुआ है। ठीक है, पटियाली गांव कासगंज। 78 पे आओ, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ये है नाभिकीय संलयन। क्या होता है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन। 79 पे आओ। 79 बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 कितने चरणों में संपन्न हुए थे? उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 जो है ये कितने चरणों में संपन्न हुए थे? ये सवाल वैसे इंपॉर्टेंट तो नहीं बनता है, लगभग 7 चरणों में संपन्न हुआ था, लेकिन ये सवाल आएगा नहीं, चुनाव से रिलेटेड ऐसा सवाल नहीं आएगा। ठीक है, वो जानबूझ के मैं रखा था आपको बताने के लिए कि ऐसे सवाल नहीं आएंगे एग्जाम में। ओके, बोल रहा है भारत का पहला वाइसरॉय कौन था? बहुत अच्छा सवाल है, भारत का पहला वाइसरॉय कौन था? तो भारत का पहला वाइसरॉय का नाम क्या है? भारत के पहले वाइसरॉय का नाम है लॉर्ड, कितना, क्या नाम है? लॉर्ड कैनिंग। क्या नाम है? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो है ये भारत का पहला वाइसरॉय है। ठीक है, 81 पे आओ। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती? सबसे ज्यादा वर्षा गोरखपुर में, सबसे कम वर्षा मथुरा में, दोनों याद रखना। 82 पे आओ। अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 17 पे खतरा, अगर किसी के साथ छुआछूत किए तो खतरा हो जाएगा। अस्पृश्यता का अंत यानी अनटचेबिलिटी, यानी छुआछूत का अंत करने के लिए अनुच्छेद 17 जो है ये देता है हमारे संविधान में छूट। ठीक है, आ गया 83 पे। बोला खटिमा शक्ति केंद्र, क्या बोला? खटिमा शक्ति केंद्र उत्तर प्रदेश के किस नहर पर स्थित है? तो खटिमा शक्ति केंद्र जो है ये यूपी के किस नहर पे है? तो शारदा नहर पे। सबसे बड़ी नहर है ये यूपी की, याद रखना, सबसे लंबी सबसे बड़ी नहर है यूपी की, शारदा नहर। ठीक है, 84 बोल रहा है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के जनक कौन है? जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, देखो वर्गीज कुरियन हो गए आपके श्वेत क्रांति के जनक, MS स्वामीनाथन हो गए आपके हरित क्रांति के जनक, और जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के जनक कौन है? इनका नाम है सुभाष पालेकर। ठीक है, सुभाष पालेकर, सुभाष पालेकर, ऑप्शन नंबर बी। स्टार लगाओ, तुरंत स्टार लगाओ, देख क्या रहे हो, आगे आओ। 85 पे
बोला उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पड़ता है? लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी कहाँ है? यूपी में। ठीक है, 86 पे आओ। कंट्रोल प्लस वी जो है इसका उपयोग किसके लिए होता है? कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस वी पेस्ट के लिए होता है। जैसे कोई चीज़ कॉपी किए तो उसको पेस्ट कहीं चिपकाना है ले जा करके, तो वो पेस्ट के लिए होता है कंट्रोल प्लस वी। ठीक है, 87 पे आओ। बोला राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? 87 का आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका नाम है जयंती पटनायक। जयंती पटनायक महिला राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? जयंती पटनायक। 88 पे आओ। 88 बोल रहा है उत्तर प्रदेश में ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ निर्माणाधीन है? उत्तर प्रदेश में ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ निर्माणाधीन है? आंसर सबको पता है लेकिन कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। जेवर नाम सुना है ना? जेवर, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बस वही जेवर जगह का नाम है, वहाँ पे बन रहा है ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, 88 का सी गौतम बुद्ध नगर में। 89 नंबर सवाल बोल रहा है कि महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक वर्षा ऋतु यानी उपदेश कहाँ बिताए थे? सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए या सर्वाधिक आपने जीवन कहाँ बिताया? सिंपल सा सवाल है। ठीक है, तो इसका आंसर वैसे याद कर लो थोड़ा सा कि श्रावस्ती में ज़्यादातर अपना समय बिताया महात्मा बुद्ध ने। ठीक है, आगे आओ 90 नंबर सवाल पे। 90 नंबर सवाल बोल रहा है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन हम लोग कहते हैं समुद्रगुप्त को। ठीक है, किसको बोलते हैं? समुद्रगुप्त को। ठीक है, आ जाओ 91 नंबर सवाल पे। 91 नंबर सवाल बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान जो है ये स्थित है? तो 91 का याद कर लो, झांसी में। कहाँ पे है? झांसी में। चारागाह संस्थान की बात आ रही है तो झांसी। ठीक है, 92 पे आओ। 92 नंबर सवाल बोल रहा है 92 नंबर सवाल हमारा क्या बोला कि स्वर्ण मंदिर जो कि अमृतसर में है, इसकी नींव किसने रखी थी? तो नींव रखी थी साईं मियां मीर। साईं मियां मीर। ठीक है, साईं मियां मीर जी ने ये स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी। और इसको बनवाने में मतलब इसकी पहरेदारी करने का किसका काम था कि मतलब सही सलामत पूरा हो जाए? तो गुरु अर्जुन देव। ठीक है, गुरु अर्जुन देव। ठीक है, 93 पे आओ। बोला अनुच्छेद 21(a) के तहत शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? अनुच्छेद 21(a) के तहत शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो ये कौन से संविधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया शिक्षा का अधिकार? ये जोड़ा गया है 86वां। ठीक है, 86 नंबर का जो संशोधन हुआ था संविधान में, उसी में अनुच्छेद 21(a) के तहत शिक्षा का अधिकार मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। ठीक है, 94 पे आओ। बोला उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से बना है? हमारा एक ही सहयोगी देश है मुख्य रूप से, रूस। तो रूस ही सहयोग करता रहता है ज़्यादातर। तो यूपी में जो तेल शोधक कारखाना बना है वो रूस की सहायता से बना है। 95 पे आओ। 95 बोल रहा है आगरा शहर की स्थापना 1504 में किसने की थी? आगरा शहर की स्थापना 1504 में किसने की थी? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी 1504 में, याद रखना ये चीज़। 96 पे आओ। बोला मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है कहाँ पे? नाक में? ना 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 ना, कान में। कहाँ पे? कान में। ऑप्शन नंबर डी, कान में। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस कहाँ पाई जाती है? कान में। 97 पे आओ। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? यहाँ पे गलती करेंगे 30 से 40% लोग गलती करेंगे। उनको लग रहा होगा गुल्ली डंडा या कुश्ती, तो ना कुश्ती है ना कबड्डी है, हॉकी है। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? हॉकी। जो हमारा नेशनल गेम है वही यूपी का राजकीय खेल है। ठीक है, 98 पे आओ। बोला अनुच्छेद 76 का संबंध किससे है? इसका मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आप सोचो, अनुच्छेद 76 का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है मुख्य निर्वाचन आयुक्त से। किससे? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। 98 का गलत आंसर है। गलत आंसर है महान्यायवादी। अटॉर्नी जनरल बोलते हैं महान्यायवादी को। ठीक है, तो अनुच्छेद 76 का संबंध किससे है? महान्यायवादी। याद कर लो, अनुच्छेद 76 का संबंध किससे है? महान्यायवादी। ठीक है, 99 पे आओ। 99 बोल रहा है उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे बड़ी नहर शारदा नहर पता चल गया ना। सबसे पुरानी नहर कौन सी? पूर्वी यमुना नहर। पूर्वी यमुना नहर जो है ये उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है। ऑप्शन नंबर बी। 100 नंबर पे आओ। 100 नंबर सवाल बोल रहा है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तब तक आप लोग सोचो, और एक बार जिन लोगों ने ये मॉडल पेपर लिया ना, ईमानदारी से बताना ये 5 मॉडल पेपर आपको कैसे लगे। ईमानदारी से बताना, सच में मैं आज आप लोगों के कमेंट देखना चाहता हूँ। जिन लोगों ने मॉडल पेपर लिया है एक बार थोड़ा ईमानदारी से बताओ कि आपको ये मॉडल पेपर कैसा लगा। ठीक है, सच सच बताना, मतलब ऐसा नहीं कि मेरी झूठी तारीफ कर दो मैं ऊपर चढ़ जाऊं पूरा। ठीक है, तो ईमानदारी से बताना, थोड़ा सा पानी में रखना, पानी मेरे सर के ऊपर से ना जाए। तो स्थानीय स्वशासन का जनक किसे बोला जाता है? इसका आंसर है लॉर्ड रिपन। क्योंकि यार आज आप लोग ये लास्ट बार पढ़ रहे होंगे मेरे से, है ना, इसके बाद तो आप लोग भूल ही जाओगे, मुझे पता है, बट याद आएगी यार। होमगार्ड की वीडियोस बनाना सच में बहुत अच्छा लगता है मेरे को। ठीक है, क्योंकि मैं यूपी के ही हूँ तो यूपी से रिलेटेड वीडियोस बनाना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगा। अभी भी जिनका 26-27 एग्जाम है वो लोग तो पढ़ेंगे ही, बट 25 वाले जो है ना पहली बार आया था इस साल, वो निकल जाएंगे यार। ठीक है,
तो चलो गुड बाय। हो सकता है शाम को एक और बढ़िया सी वीडियो मैं लेके आऊँ। थोड़ा सा कनेक्टेड रहना, अगर आप लोग की रिक्वेस्ट रही तो मैं जरूर लाऊंगा। ओके, बहुत अच्छा सफर भाई है। 25 वालों को बोलना चाहूँगा कि उम्मीद मत छोड़ना, एक पेपर है लाइफ का, आपकी ज़िंदगी से बड़ा पेपर नहीं है, लेकिन निकल जाएगा यार, ये पेपर भी निकल जाएगा। बस पॉजिटिव रहना है, ठीक है। तो बस इसी होप के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।